नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी गरीबी है। इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से किया। अभी अभी हाल फिलहाल में बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और इस बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मायने है समझेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ हमारे साथ। संजीव जी, मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी गरीबी है। एक तरफ जाति का जिक्र हो रहा है, जातिगत जनगणना का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। तो क्या समझा जाए, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल? देखिए, चुनावों का मौसम है तो प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उसी संदर्भ में ली जाएंगी। और कल ही आंकड़े आए और अपेक्षित था कि प्रधानमंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहने की कोशिश की है कि सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीबी है। गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है, जो कि सच भी है। लेकिन हमारे समाज में जो जातीय गुणागणित है उसका संदर्भ हमेशा चुनावी होता है। तो ऐसे में जो आंकड़े आए हैं जातियों के, और फिर से एक बार बिहार की राजनीति में खास तौर पर जातीय गुणागणित को प्राथमिकता दी जा रही है, तो उस पर प्रधानमंत्री की इस तरह की लाइन का बहुत असर नहीं होगा। उसका सीधा मतलब यही है कि प्रधानमंत्री लाभार्थियों की एक जाति बनाना चाह रहे हैं। वो लाभार्थी जो कि उनके योजनाओं, एनडीए सरकार की स्कीम्स के लाभार्थी है। और जो स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की स्कीम हो या फिर वो उज्ज्वला हो या आयुष्मान हो, तो एक बड़ा वर्ग बन गया है जो कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है। चाहे वो 80 करोड़ जनता को अन्न देने की बात हो। अब हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार हर चुनाव क्षेत्र में खास तौर पर एक बूथ बनाया जा रहा है जो कि उनको फोन किया करेगा जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एक बनाया जा रहा है बूथ जो उन्हें फोन करेगा जो लाभार्थी है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल लाभार्थियों की एक जाति की कल्पना कर रही है कि आपने अगर इस सरकार से लाभ पाया है, मोदी जी की योजनाओं से लाभ पाया है, तो आप हमारे साथ होंगे। आप वो जो आपकी जाति है और जाति के आधार पर जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है पिछड़े अगड़ों की, तो उसके साथ नहीं होंगे। ये प्रयोग देखिए कितना सफल हो पाता है, क्योंकि अभी तक जो पारंपरिक रूप से जो जातियों की राजनीति होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत कभी नहीं रही है। गरीबी ही सबसे बड़ी आबादी है, ये अपनी कमी बता रहे हैं क्या 9 साल की? क्योंकि सरकार में 9 साल हो गए और अब इलेक्शंस में जा रहे हैं 10वें साल में, तो अभी तक वो गरीबी मंच पर बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि देखिए, इंदिरा गांधी भी कहा करती थी और कांग्रेस पुराने जमाने से कहती है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। गरीबी हमारे उसमें हटी है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीबी ही सबसे बड़ी आबादी है। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज देना पड़ रहा है तो फिर आपके राज्य में भी तो गरीबी है, और गरीबी ही अगर सबसे बड़ी जाति है तो उस जाति को सबसे पहले आगे रखकर उसको आगे बढ़ाना या फिर उसके लिए काम करना क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो ये पूछा जा सकता है पलट के। सवाल देखिए, ये प्रश्न तो जो चुनाव देने वाले हैं वो शायद वोट देने वाले जो हैं वो चुनाव लड़ने वालों से सीधा करेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ 9 साल शासन के हो गए भारतीय जनता पार्टी के और उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत बड़ी आबादी है गरीबों की और उनकी सेवा ही प्राथमिक कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के मुंह से आती है, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात आती है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 18 सालों से नीतीश कुमार भी है सत्ता में है और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है बिहार के बारे में कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है।
बीमारू शब्द जो है राज्यों के लिए कहा जाता है, तो उसमें भी सबसे पहला बिहार के लिए ही आता है। किसी आपको सर्वेक्षण की, किसी सर्वे की, किसी गणना की जरूरत नहीं है इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि बिहार के लोगों को विशेष योजनाओं की जरूरत है, मदद की, इमदाद की जरूरत है। और उसके लिए 18 साल बाद आप सर्वेक्षण कराएं और उसके बाद फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि फला जाति को मदद की जरूरत है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, उसी राज्य की राजनीति करते आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी गणना की जरूरत है। उनके साथ तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो 15 सालों तक उनका शासन रहा है नीतीश कुमार के शासन के पहले। तो जाहिर है कि ये जो 33 साल है ये इस जानकारी को देने के लिए काफी है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अब चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले अगर ये लाया गया है तो जाहिर है कि इसका एक चुनावी संदर्भ है, और चुनावी संदर्भ इस मायने में है कि 2015 में इसी गुणागणित के जरिए चुनावी जीत हासिल हुई थी, जब जेडीयू और आरजेडी साथ आए थे और आरक्षण के सवाल पर जातीय गोलबंदी हुई थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए कि बिहार ने इस परंपरा की शुरुआत कर दी है और कई राज्यों से ये मांगे उठनी शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस या महाराष्ट्र में सभी दल सब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के सभी दल अब ये कह रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी सैद्धांतिक रूप से विरोध में नहीं है, क्योंकि ये मांग जब मानी गई थी सर्वेक्षण वाली तो उस वक्त नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी थी बिहार की सरकार में। लेकिन अब इसने एक तरह से यूं कहे कि जो इंडिया गठबंधन है उसका एक नैरेटिव के रूप में इसने अपनी पहचान बना ली है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं गरीबी का, राहुल गांधी जिक्र करते हैं अमीरों का और सरकार को उसके साथ जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं। तो ये गरीब और अमीर के बीच में ये इलेक्शंस जा रहे हैं या फिर हवा जा रही है या फिर अगड़ा और पिछड़ा जा रही है? क्योंकि इधर नीतीश कुमार ने तो जातिगत जनगणना की वो कर दी है, दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है वहां पर भी जातिगत जनगणना करवाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ये अगड़ा पिछड़ा होने जा रहा है या गरीब और अमीर होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, ये लोहिया जी के जमाने की बात है कि हमारे देश में जो गरीब है और जो पिछड़ा है वो एक मान लिया जाता है। अच्छा, जो पिछड़ा है वही गरीब है, इस तरह से। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अगड़ी जातियों में भी गरीबी बहुत शिद्दत से है, ये अनुभव के साथ पाया गया है। लेकिन एक पारंपरिक सोच यही है कि पिछड़ी जातियां और गरीबी एक साथ है। तो जाहिर है ये जो कास्ट और क्लास का एक कंफ्यूजन है कि जो बैकवर्ड कास्ट्स हैं वही बैकवर्ड क्लास है हमारे देश में, तो फिर इसको आप गरीबी और अमीरी की जब बात कहते हैं तो, या फिर अगड़ा पिछड़ा कहते हैं तो बात एक ही हो जाती है। यानी कि हम गरीब हैं इसीलिए पिछड़े हैं, अगर हम अमीर हो जाएंगे तो हम पिछड़े नहीं रहेंगे। नहीं, ये नहीं है। अगड़ा पिछड़ा तो देखिए जाति से है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि जो पिछड़ी जाति है वही गरीब है। नहीं, तो पिछड़ी जाति को अगड़ा बनाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, इसका जवाब कोई नहीं देता है। भाई ये तो प्रश्न जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, ये तो उनसे होगा जो लंबे अवधि में सत्ता में रहे हैं, और ये प्रश्न जायज सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी से भी होगा कि आप भाई 10 सालों के बाद आपने क्या किया गरीबों के लिए, और आपको गिनाना पड़ेगा। चुनाव में जब आप जाएंगे
तो आपसे पूछा नहीं तो जाएगा। वो गिनाते ना, हमने देखिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, हमने शौचालय बनवा दिया, हाँ, हमने ठीक ये है। कर दिया, वो कर दिया, दो अगर वो तीन कह चीजें रहे वो हैं और परमानेंट सामने गिरवाते हैं, वाले सिलेंडर दे दिया। अगर विश्वास कर रहे हैं तो जाहिर है उनको इस बात का फायदा होगा चुनावी तौर पर। हम्म लेकिन यही प्रश्न नीतीश कुमार से भी होगा हम्म और उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आप तो 18 सालों से हैं सत्ता में, तो आप बताइए कि आपने गरीबों के लिए क्या क्या किया है, वो जो पिछड़े हैं उनके लिए क्या क्या किया है। देखिए एक एक चुनाव के एक दिन पहले एक आंकड़े लेकर के आ जाना और उसके बाद से अगला पिछड़ा कर देना चुनाव को, ये बड़ा सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा। ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब केवल अगड़ों की राजनीति कर रही है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भी जितने सहयोगी हैं वो सब आरक्षण, माफ करें, ये जो जनगणना है इसके समर्थक है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है और कहा है कि हम उनके पक्षधर हैं। चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि ये गलत तरीके से लाया गया आंकड़ा है, जाति विशेष को ज्यादा बताया गया, हमें कम बताया गया। हालांकि वो दूसरे नंबर की पार्टी है बिहार में आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा है। वो भी पक्षधर है और चाहते हैं कि सही तरीके से आकलन हो। और भी ऐसे दल हैं जो चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी है, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें गलत दिखा दिया गया है, सही आंकड़े लाइए हमारा। तो सब लोग पक्षधर हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं, जातीय गुणागणित से बच नहीं सकते हैं। पर जातीय गुणागणित क्या उसी तरह से ऑपरेट करेगा चुनाव में जिस तरह से वो पहले किया करता था? और क्या जितने भी इन राजनीतिज्ञों के दोष हैं, भाई आप सत्ता में हैं और सत्ता में आप कुछ कर नहीं पाए तो आप आंकड़े लेकर के आ गए और फिर जाति के आधार पर चुनाव जीतने का एक प्रकल्प आपने रचा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य प्रमुख है बिहार के, सम्राट चौधरी, तो उनका ये कहना है कि जो पिछड़ा वर्ग है 27% है उसकी आबादी, उसमें कुर्मी भी है और उसमें यादव भी है। तो आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति, तेजस्वी यादव या नीतीश, अपना पद छोड़ करके क्या अति पिछड़े जो कि 36% है उनको देंगे? एक जायज सवाल है कि आप इतने दिनों से इस पद पर अगर हैं तो क्या आप सैक्रिफाइस करेंगे और ये पद उनको देंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो गरीब हैं तो उनको कुछ योजनाएं दी जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी है, राजनीतिक हिस्सेदारी की भी है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी में यादव और कुर्मी प्रभु जातियां हैं, उनके पास कैटल है, मवेशी है, जमीन है, और जिनके पास नहीं है, अभी बिहार में ऐसी कम से कम दर्जनों जातियां हैं जिनकी संख्या 1000 से कम आई है। ऐसी कई जातियां हैं जो 1 या 1.5% पॉपुलेशन है जिनका, उन लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी और आज न कल मिलेगी। उनकी गोलबंदी करने वाला भी कोई आएगा, वो 36% है सब मिला करके। तो ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं इसका जो राजनीतिक प्रभाव होगा वो अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। जब ये गरीब और अमीर होता है, गरीबी और अमीरी का जिक्र होता है, तो बीजेपी एक कदम आगे आ जाती है, क्योंकि लाभान्वित वर्ग जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि गरीबों को अगर फायदा हुआ है तो वो एक वोट बैंक में तब्दील हो गए हैं। और वो वोट बैंक ना मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं देखता है, वो देखता है कि हमको फायदा हुआ है तो हम उसी चीज पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जिस रोड पर आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को ये दे देंगे वो दे देंगे, तो लोग जो है जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब जातिगत ये अगड़ा पिछड़ा वाली जब जिक्र होता है तो इसमें कुछ पार्टियां हैं जो कहती हैं हमारा प्रभुत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस रूप में अपने आप को पेश नहीं कर पाती है। भले ही वो ये कहते हो कि ओबीसी का हमारा प्रधानमंत्री है, हम देखिए हमारे इतने सारे विधायक सांसद जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो ये भले कह लेते हैं, लेकिन जो ये रीजनल पार्टीज हैं ये अपने ज्यादा आगे आ जाती हैं एक कदम। तो गरीब अमीर करना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, और अगड़ा पिछड़ा करना इन रीजनल पार्टीज या फिर जो कांग्रेस को भी एक तरह से हम कह सकते हैं या फिर नहीं भी कह सकते हैं उसको। देखिए, पिछड़ों की आबादी भारत देश में ज्यादा है, तो अगर आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो हमेशा आप एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रहते हैं।
और दूसरी बात ये भी, आप भी उसी समाज से होने चाहिए। अगर अगर आप दूसरे समाज से हैं और उनकी राजनीति करने चले जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी इस देश में। ये भी है, बड़ा स्पष्ट है कि वीपी सिंह कभी मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया, लेकिन कभी वो पिछड़ों के नेता नहीं हो पाए। ये एक हकीकत है। पिछड़ों के नेता लालू, मुलायम और नीतीश ही हुए। बिल्कुल। लेकिन पिछड़ों की जो राजनीति करते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा सफल रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, आज तो हर राजनीतिक दल पिछड़ों की राजनीति करता है, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, तो सभी दल कर रहे हैं। लेकिन उस दौर की भी बात आप कर लीजिए जब केवल लालू और मुलायम और शरद और नीतीश ही क्या करते थे पिछड़ों की राजनीति, तब भी केवल यही चुनाव जीत रहे थे ऐसा नहीं है। देखिए, एक चुनाव को जीतने और हारने के बहुत से मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं। लालू प्रसाद यादव को कभी भी अपने दम पर बहुमत नहीं आ पाया। 1995 के चुनाव में वो सीटें आई थी उनको, लेकिन उस वक्त उस दल में, जिस दल में की तरफ से वो मुख्यमंत्री बने थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, उसमें शरद यादव भी थे, उसमें रामविलास पासवान भी थे। तो केवल उनका वोट नहीं था वो। बाद में जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो राष्ट्रीय जनता दल को कभी भी बहुमत नहीं आ पाया, आज भी नहीं है। यानी कि केवल, जबकि वो सबसे बड़े जाति की पार्टी कही जाती है, यादव अभी भी 14% से ज्यादा है, और दूसरी जो आइडेंटिटी है मुस्लिम्स की, वो ज्यादातर उनके और साथ MY समीकरण मिलता है तो बहुत ज्यादा फिर भी इम्पैक्ट, फिर भी नहीं हो पाया। वो दोनों मिलके ही 27-28% वोट बनाते हैं, लेकिन बिहार में कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि राष्ट्रीय जनता दल को बहुमत मिल पाया हो। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली डिलीवरी का दौर है। जो लाभ देगा उसे वोट मिलेगा, और जातियां एक वक्त में जाके टूट जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार की जाति सामने आ गई, 2.86 या ऐसे ही कुछ उनका आंकड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार को समर्थन कितना मिला है? ये आप सोचिए कि 2005 से जो उनको समर्थन मिला है वो अगड़े और पिछड़े दोनों समुदायों का मिला है। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब वो खड़े हुए तो उन्हें अगड़ों के समुदाय का भी मिला और उनकी जाति का भी मिला। तो वोट जो नरेंद्र मोदी की जाति कितनी है बिहार में, लेकिन 40 में से 39 सीटें उन्हें मिली थी पिछली दफा। बिल्कुल, उन्हीं के चेहरे पे। हाँ, तो चुनाव में देखिए ये अलग हो जाती है बातें, एक भावना आती है और वो भावना जातियों से बड़ी हो जाती है। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को वोट जातियों पर नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, डिलीवरी पर मिल रहा है। डिलीवरी वो कहाँ भी, जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, हमारे देखिए दिल्ली में स्कूल्स कैसे हो गए, हमने करके दिखाया, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। आप देखिए, सीधी बात योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ खड़े होने के एवज में उनको वोट मिल रहे हैं। उनकी अपनी जाति के आधार पर, वो तो दहाई का आंकड़ा में भी नहीं होगी उनकी जाति उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें वोट इतना मिल रहा है। बाबा बुलडोजर वाले तो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है, पहचान क्रिएट किया। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये अगड़े पिछड़े की जो पहचान है, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। और आप अगर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप जाति के नाम पर वोट मांगेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। अच्छा, ये दिखाता है कि जनता कितनी कॉन्शियस हो गई है इन चीजों को लेकर। हाँ, क्यों नहीं देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर एक्सेप्टेंस कहीं पर हो रही है, यानी कि लोग समझ रहे हैं कि हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, और हम उसी को वोट देंगे जो हमको दे रहा है, उन मूलभूत सुविधाओं से रूबरू करवा रहा है, हम उसी के साथ जाएंगे। तो ये बड़ा ऑब्वियस हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभ है, लाभ राजनीति में वोट लाभ देने वाले को मिलता है। तो अगर आप मुझे लाभ देने की स्थिति में नहीं है, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये एहसास होता है कि लाभ केवल आप खुद अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं और वोट हमारा लेना चाहते हैं, तो कई दफे बहुत मजबूत लोग हार जाते हैं। लालू यादव चुनाव हार गए थे शरद यादव से, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो केवल अपने फायदे की बात कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे यादव को चुना। शरद यादव मधेपुरा से जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको मैं दशकों पहले की बात बता रहा हूं,
आउटसाइडर थे शरद यादव, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनको चुनाव हरवा दिया, लालू यादव हार गए। तो यहां ये भी है, संदेश ये भी है कि भाई आप हमसे जब वोट मांग रहे हैं तो क्या आप हमारे भले की सोच रहे हैं या सिर्फ अपने भले की सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कसौटी पर कसी जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल भी कसी जाएगी, जनता दल यूनाइटेड भी कसी जाएगी। 18 सालों का हिसाब नीतीश जी को भी देना पड़ेगा, 9-10 सालों का हिसाब मोदी जी को भी देना पड़ेगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं, हमारी प्राथमिकता ही वही है, लेकिन जनता तय करेगी किसे लाभ हुआ है किसे नहीं लाभ हुआ है। देखिए, एक जाति कह सकते हैं आप कि ये लाभान्वित वर्ग बन गया है। अब ये लाभान्वित वर्ग का फायदा भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में ज्यादा उठा पा रही है, लेकिन क्या दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं उनकी बातें सुनी जा पाएंगी? क्या वो जो वादे कर रहे हैं या फिर वो जो चुनावी दावे कर रहे हैं उन पर यकीन कर पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। अगड़े पिछड़ों की राजनीति क्या चुनाव में हावी होने जा रही है या फिर अमीर और गरीब, क्योंकि गरीब का जिक्र प्रधानमंत्री ने कर दिया है और अमीर का जिक्र राहुल गांधी करते ही रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।